हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। एंड आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आज हमारे पास जोमेटो एंड स्विगी के ऊपर न्यूज़ है। फिर हमारे पास अभी एक टॉरस पॉन्जी स्कीम आई थी मुंबई में जिसने 1.25 लाख लोगों को पूरी तरह से झकझोर दिया, लूट लिया उनके जिंदगी भर की कमाई। उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको सजेशन भी दूंगा कि क्या ध्यान रखना। सेबी की रिसेंटली एसएमई आईपीओ से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, स्पाइस जेट से रिलेटेड न्यूज़ है और एचयूएल से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है। तो ये सारी न्यूज़ हैं। और चलिए जी, आज की हम कॉर्पोरेट न्यूज़ को शुरू करें इससे पहले अगर आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं, हमारा मेंबरशिप सेक्शन शुरू हो गया है जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की, आईपीओ मार्केट की, ध्यान रखना क्रिप्टो मार्केट ये भी ज्ञानवर्धक मार्केट है जिस पे आपको पूरा ज्ञान शेयर किया जाएगा, कैसे मार्केट चलती है, कैसे कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ये सारी मार्केट का ज्ञान आपको हमारे मेंबरशिप चैनल्स के थ्रू मिलता रहेगा। मेंबरशिप भी बहुत नॉमिनल है, ओनली 89 रुपीज पर मंथ। इतने की तुम चॉकलेट ही खा जाते होगे जिसमें तुम्हें इतना ज्ञान मिल सकता है। चलिए जी, तो जो जो मेंबरशिप ऑप्ट करना चाहता है उसे चैनल को ज्वाइन कर सकता है। जैसे ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और जिनको ज्वाइन करने में अभी भी दिक्कत आ रही होगी वो एक और काम कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट amitpopliclasses.com पर जाकर वहां पर सबसे नीचे अगर कोर्सेस में जाएंगे तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स आ रहा होगा, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पूरे साल का हर एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जाता रहेगा। ठीक हो गई इतनी बात। चले जी, तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज को अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास NRAI टू फाइल अ लीगल कंप्लेन अगेंस्ट द जोमेटो एंड स्विगी। अब ये हुआ क्या, NRAI क्या है? ये जितने भी भारत के रेस्टोरेंट हैं, जो भी रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, उन सबका एक एसोसिएशन है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इन्होंने कंप्लेन फाइल की है सेबी एंड स्विगी एंड जोमेटो के खिलाफ। आप जानते होंगे अभी रिसेंटली स्विगी एंड जोमेटो ने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर ये अपना खाना बनाकर आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे, जिसमें सैंडविचेस अवेलेबल हैं, बर्गर्स अवेलेबल हैं, पैटिस अवेलेबल हैं। मतलब 10 या 15 मिनट के अंदर आपने ऑर्डर किया, जैसे आपको ब्लिंकिट वगैरह से मिल जाता है ना, 15 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर मिल जाता है, वैसे यहाँ 15 मिनट में आपके पास आपका ब्रेकफास्ट, लंच ये सब पहुंच जाएगा। अब सोच के देखो, आपने ऑर्डर किया, 15 मिनट के अंदर आपके पास, इतनी देर तो गैस जलाने में लग जाएगी इंसान को जितनी देर में आपका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। अब इससे हुआ क्या है, इससे रेस्टोरेंट वाले जो हैं उनका बिजनेस बहुत भयंकर सफर होने की संभावना है। अब उन्होंने एक कंप्लेन फाइल की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। कंप्लेन का लॉजिक भी है, मैं मानता हूं, बट ये जीत पाएंगे या नहीं मुझे इस पे थोड़ा शक है, क्योंकि दो बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कंप्लेन क्या गई है कि सर स्विगी हो या जोमेटो हो, इनके पास पूरी मार्केट का डेटा अवेलेबल है, इंक्लूडिंग आर ओन कस्टमर्स। हमारे खुद के कस्टमर्स का डेटा भी इन लोगों के पास है। अब ये लगातार हमारे कस्टमर्स को मैसेजेस करेंगे और कर रहे हैं कि जिसमें उन्हें कहा जा रहा है कि अब हमारे से ऑर्डर मंगाइए। हमारे कस्टमर जो हमारे रेस्टोरेंट में आकर खाते थे, जब उन्हीं लोगों को ये ऐसे कॉल करेंगे और उन्हें अपने पास बुला लेंगे तो हमारा तो रहा साहब बिजनेस भी गया। बात तो ठीक है भाई कि बिजनेस पे इम्पैक्ट तो बहुत भयंकर आने वाला है, और खासकर वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग जिन्हें केवल 10 या 15 मिनट की आदत होती है, उससे ऊपर की आदत नहीं होती। रेस्टोरेंट में जाकर बैठना और वहां आधे घंटे तक वेट करना, भाई वो दिन गए। जिस रफ्तार से 2020 की दुनिया चल रही है, उस रफ्तार से आने वाले समय की मांग थी जो इन कंपनियों ने पकड़ ली। अब ये जितने भी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग हैं, मैं मानता हूं कि इनका बिजनेस सफर तो होने वाला है, बट इन्हें कहीं ना कुछ और ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये केस ये जीत जाएं इसकी संभावना बड़ी कम है। एक तो जोमेटो और स्विगी ने एक नया बिजनेस मॉडल अपनाया है, दूसरा एक बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो ये संभाल लेंगे इनको। मतलब मुश्किल है केस जीतना इनका। और मैं कहीं ये भी नहीं मानता ये नई बिजनेस स्ट्रेटेजी है, तो मैं इसे बहुत ज्यादा गलत भी नहीं मानता कि बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट बिजनेस वालों को अपना कहीं ना कहीं और ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। अगली न्यूज सुनाते हुए दुख तो हो रहा है, बट
अजीब भी लग रहा है। आप एक बात सोचो, मैं कहता हूं कि एफडी के ऊपर रिटर्न मिलता है 7%, बट अगर मैं आपको 7% रिटर्न वीकली दे दूं, मंथली भी नहीं, वीकली, कैसा लगेगा? हर चीज जो बहुत लुभावनी लगती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। जब दूर से कोई बहुत प्यारा फूल नजर आता है तो उसमें नीचे कांटे जरूर होते हैं। ये चीज हमेशा मान लेनी चाहिए कि इतनी कभी भी बहुत ज्यादा लुभावनी चीज के पीछे लालच नहीं करना चाहिए। यही किया मुंबई के लोगों ने। कंपनी 7% रिटर्न पर वीक का वादा कर रही थी, लोगों ने जीवन भर की पूंजी लगा दी। कंपनी ने 1 महीने तक दिया, उन्हें चेक भी दिए कि लो जी ये 1 हफ्ते के चेक पकड़ो हमसे। लोग नाचने लगे। फिर कंपनी ने उन्हें कहा चेक लेके क्या करोगे, ये चेक भी हमें दे दो, इसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा। लोगों ने कहा लो ये भी लो। 2 या 3 लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी स्कीम के अंदर। ज्वेलरी नाम से एक टोरस पॉन्जी स्कीम थी, जो कि ये टोरस ज्वेलरी के शोरूम थे मुंबई के अंदर। यूक्रेन के लोग थे। 2023 से ये बिजनेस इन्होंने शुरू किया था। हजारों करोड़ लेकर, 1.25 लाख लोगों के जीवन भर की कमाई लेकर वैनिश, खत्म हो गए, देश छोड़ के भाग गए। मैं आप सबको एक सजेशन भी दूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कभी भी बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव स्कीम्स जब आए उनके पीछे मत दौड़ा करो, मत दौड़ा करो। आप शेयर मार्केट की नॉलेज ले लो, आप क्रिप्टो मार्केट की नॉलेज ले लो, इनसे ज्ञान बढ़ाओ। कल को इन चीजों में जाकर, जब भारत सरकार क्रिप्टो के लिए अच्छे अच्छे रेगुलेशंस लाए, धीरे धीरे ला रही है, अब वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना। फ्यूचर में जाकर शेयर मार्केट में जाकर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना, वहां से आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। बट ये कोई रिटर्न नहीं होती। ये क्या रिटर्न हुई कि 10% या 7% हफ्ते की रिटर्न? नहीं। तो ऐसी स्कीम्स के पीछे प्लीज मत जाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगली न्यूज है हमारी, स्पाइस जेट के लिए थोड़े से अच्छे दिन अब आने शुरू हुए हैं। लगता है बहुत बुरे दिन ये देखते रहते हैं, मैं इनकी बार बार बात करता रहता हूं, हर दूसरी तीसरी कॉर्पोरेट न्यूज में आते रहते हैं। इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू ही ऐसे रहते हैं। कभी कंपनी ऊपर होती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, बस ऐसे ही इसका ग्राफ चलता है। कभी स्ट्रीमलाइन में लगातार ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं चलता। कंपनी हर 4 या 5 साल के सर्कल में एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण नीचे आ जाती है, फिर ऊपर उठ जाती है। कई बार रीजन पॉलिटिकल रहते हैं, कई बार रीजन मियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर रहते हैं। जैसे इस बार का रीजन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ही इश्यूज थे, और जहां कंपनी अपने इंजन सप्लायर्स को पैसे नहीं दे पा रही थी। बट रिसेंटली कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया है। अब कंपनी के जो भी ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट थे, जो ग्राउंड पे आ चुके थे, मतलब जो चलना बंद हो चुके थे, अब वो अनग्राउंडेड होने शुरू हुए हैं। इसी प्रोसेस में स्पाइस जेट ने अनाउंस किया है कि हमारे 10 जो और एयरक्राफ्ट थे जो कि ग्राउंडेड हो चुके थे, मतलब बंद हो चुके थे काम करना, वो अनग्राउंड हो रहे हैं, मतलब अब वो हवा में उड़ना शुरू होने वाले हैं। तो स्पाइस जेट के फ्लाइट्स मैंने बीच में मना किया था कि भैया बुक ना कराना, ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये शायद टाइम पे उड़ेंगे। तो चलो जी, अच्छी न्यूज है। अगली न्यूज है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को लेकर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप जानते होंगे क्वालिटी वॉल्स, वो जो क्वालिटी की आइसक्रीम आती है ना, वो HUL की थी। एंड क्योंकि HUL उसमें उसे अपने में मर्ज कर चुका था। बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, खासकर लिस्टेड कंपनियां, उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। ये ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटिव नहीं होते, ना उनके दोस्त रिश्तेदार होते हैं। कंपनीज एक्ट में हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमिटीज जो है वो कंपनी के कार्यक्रम पे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो कार्यकलाप होते हैं उनके ऊपर कमेंट्स पास करने का काम करती है कि हाँ जी कहां कहां सुधार किया जा सकता है। इसी कैटेगरी में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी HUL को कि भैया ये जो तुम्हारा आइसक्रीम का बिजनेस है, ये HUL के बिजनेस से मेल नहीं खाता कहीं भी। भाई कहां आइसक्रीम का बिजनेस और कहां FMCG का HUL का बिजनेस, तो मेल नहीं खाता। इसलिए इस बिजनेस को, क्योंकि अलग टाइप का बिजनेस है, तो इसे अलग कर देना चाहिए। इसलिए HUL ने डिसाइड किया कि क्वालिटी वॉल्स नाम की एक कंपनी खोली जाए, जो कि 100% सब्सिडरी, इसे ध्यान रखना क्या कहते हैं,
होली ओन्ड सब्सिडरी कहते हैं। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब सारी शेयर होल्डिंग किसके पास रहेगी, HUL के पास, बट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी जाएगी। क्या नाम रखा जाएगा, क्वालिटी वॉल्स। तो अपने में से कोई हिस्सा अलग कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। तो डीमर्जर करके क्वालिटी वॉल्स नाम की एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बनाने का प्लान इंप्लीमेंट कर दिया है HUL ने। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज को लेकर आते हैं हम सेबी। अच्छी न्यूज है SME IPO को लेकर। भाई SME IPO ये सेबी के सिरदर्द का कारण बना हुआ है। ऐसे ऐसे IPO आ रहे हैं SME के अंदर और खुलते हैं सीधा डबल पर। भाई 10 में से 9 IPO डबल पे खुल रहे हैं SME के, यानी कि जिसका निकल गया IPO मतलब उसकी लॉटरी पक्की है। मेरा जो मेंबरशिप चैनल है उसके ऊपर हम SME IPO के ऊपर भी चर्चा अगले 10-15 दिन में शुरू करने वाले हैं, जहां हम उन IPO के प्रोस्पेक्टस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा है। अगेन यहाँ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, बस आपके नॉलेज एनहांसमेंट का काम किया जाएगा। बाकी आप काम बाइंग सेलिंग का अपने डिसीजन के बेसिस पर करेंगे। हम केवल आपको प्रोस्पेक्टस को पढ़ना सिखाएंगे कि किसी कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स को कैसे समझा जाता है। चलिए, तो अब हुआ क्या, SME IPO जो कि सिरदर्द का कारण था सेबी के, अब इसमें सेबी ने काफी रूल्स चेंज किए हैं। अभी रिसेंटली कुछ जो SME IPO आए उनमें खास बात देखने को सेबी को मिल रही थी। वो क्या कि भाई पता है पब्लिक दीवानों की तरह इन IPOs के अंदर अप्लाई कर रही है, तो इसलिए जो कंपनी के प्रमोटर्स थे वो छोटी छोटी मुट्टी मुट्टी कंपनियों के प्रमोटर्स भी वो अपनी ज्यादा से ज्यादा स्टेक बेच देते थे पहले पब्लिक को, फिर उसके बाद जब वो शेयर नीचे गिरने लगता था, प्रॉफिट बुकिंग होती थी, फिर उठा लेते थे। अब इसके ऊपर रोक लगा दी है सेबी ने, ये कहते हुए कि अब कभी भी प्रमोटर SME IPO के अंदर एक बार में 20% से ज्यादा स्टेक नहीं बेच पाएंगे। जब प्रमोटर अपने शेयर पब्लिक को बेचता है ना, तो इस टर्म को कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। कंपनीज एक्ट में इसकी चर्चा है ऑफर फॉर सेल की। अब ऑफर फॉर सेल मैक्सिमम 20% तक हो सकता है और प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी भी तरीके से 50% से नीचे नहीं करनी चाहिए इस ऑफर फॉर सेल के कारण। यानी कि सेबी चाहता है कि हर वक्त प्रमोटर कम से कम 50% तो इन्वेस्टेड रहे, ताकि उसकी स्टेक इन्वॉल्व रहेगी, तभी तो वो कंपनी को चला पाएगा। इसके अलावा भी सेबी ने कुछ और भी चेंजेस SME के IPO से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस मैं कह सकता हूं किए हैं, ताकि इन IPOs को कहीं ना कहीं सिक्योर बनाया जा सके। जैसे एक बहुत बड़ा चेंज इन्होंने अभी किया कि अभी तक क्या था कि कोई भी, चाहे आप लॉस मेकिंग कंपनी भी हो, आप भी SME का IPO ला पा रहे थे। सेबी ने रोक लगा दी है। अब आपके पास कम से कम EBITDA रहना चाहिए 1 करोड़ रुपए का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए का रहना चाहिए। मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपके बिजनेस से निकलने वाला प्रॉफिट, इवन बिफोर द टैक्सेशन, बिफोर द डेप्रिसिएशन, बिफोर द इंटरेस्ट, आपका 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहेगा, तभी आप SME का IPO ला सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे चेंजेस, 20% वाला चेंजेस, फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% रखने वाला चेंजेस। हाँ, एक और अच्छा चेंजेस लाया गया, एलोकेशन फॉर NIIs। अभी तक क्या हो रहा था कि ये जितने SME के IPO आ रहे थे, इनके अंदर ना प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जा रहा था। मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में ना एक गड़बड़ रहने की संभावना होती है। वो क्या कि अपने जान पहचान वाले कुछ लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शेयर्स मिल जाते हैं, बाकी पूरी पब्लिक को शेयर नहीं मिलते। परंतु अब ये जो अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी, ये लॉटरी सिस्टम के द्वारा होगी। मतलब लॉटरी सिस्टम से, कंप्यूटराइज सिस्टम से जिनका नाम निकलेगा, केवल उन्हीं को शेयर अलॉट होंगे। तो यानी कि अब SME IPO में अलॉटमेंट के चांसेस आपके बढ़ गए हैं। अब जब मैं SME IPO के ऊपर डिस्कशन शुरू करूंगा, तो जो भी कभी भी अपने डिसीजन के थ्रू या फिर अप्लाई करना चाहेंगे किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वगैरह की एडवाइस पे भी, तो मैं आपको एप्लीकेशन देने का एक तरीका जरूर समझाऊंगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन देना, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ सकें। परंतु कंपनी कौन सी डिसाइड करनी है, ये आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्लस या फिर रिसर्च एनालिस्ट के एडवाइस के बेसिस पर ही करना है, या अपनी रिसर्च के बेसिस पे करना है। मेरा काम केवल आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ के समझाना होगा कि ये कंपनी कैसी है, क्या करने वाली है। मतलब प्रोस्पेक्टस को मैं आपको समझाना सिखाऊंगा कि भाई कैसे पढ़ा जाता है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं।
और तो इसका मतलब अब यहां पर अगर एप्लीकेशन ढंग से लगाई जाएगी तो चांसेस बढ़ सकते हैं आपके अलॉटमेंट के। हम मेंबरशिप सेक्शन के अंदर इनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छा चेंजेस सेबी ने लाया, वो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का। देखो, जितने मेन बोर्ड का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी आईपीओ आते हैं ना, उनके अंदर सेबी बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और उनके ऊपर तो लिखा हुआ है कि एक एक पैसे का यूटिलाइजेशन तुमने मुझे दिखाना है, कि जब तुमने पैसा मंगाया था तब तुमने कहा था मुझे 1000 करोड़ चाहिए, मुझे प्लांट एंड मशीनरी मंगानी है, मुझे लैंड लेनी है, कहां कहां एक एक रुपया लगाया मुझे बताओ। बट एसएमई आईपीओ में सेबी इतना पार्टिकुलर नहीं था। पर अब मेन बोर्ड के आईपीओ में जो सेबी की स्ट्रिक्टनेस है वही एसएमई के आईपीओ में भी लगा दी है, क्योंकि एसएमई के आईपीओ पब्लिक का पैसा कहीं उजाड़ ना दें, कहीं गलत कामों में ना लगा दें। इसलिए सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और उसने कहा है कि एक एक पैसे का यूटिलाइजेशन मुझे आज के बाद चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि काफी क्वालिटी वाले स्टॉक ही एसएमई में आने चाहिए, बट फिर भी आपको हर एक स्टॉक को, हर एक कंपनी के आईपीओ को एनालिसिस करके ही उसके ऊपर कॉल लेनी चाहिए, या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट के कॉल पे के बेसिस पे लेना चाहिए। चलिए, उनकी एडवाइस के बेसिस पर फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे चेंजेस थे सेबी के द्वारा। अगेन ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज के साथ हम मिलते रहेंगे। और अगेन दोबारा कि अगर आपको अपने शेयर मार्केट के ज्ञान, आईपीओ से रिलेटेड ज्ञान एंड क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड ज्ञान में वृद्धि करनी है तो आप हमारा मेंबरशिप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके नॉलेज एनहांसमेंट का काम किया जाता है ताकि आप अपनी रिसर्च खुद करना सीख सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।